हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग नया महीना स्टार्ट कर रहे हैं, नया महीना शुरू हो रहा है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई और अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर जो होते हैं उनका निचोड़ यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूज़पेपर का निचोड़, प्रीलिम्स का फैक्ट और मेंस का डाटा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेली 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो। ज्यादातर लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर पढ़ते भी नहीं है, हो सकता है शायद न्यूज़पेपर स्किप हो जाता हो, न्यूज़पेपर ना पढ़ पाते हो। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जाता है ताकि जो न्यूज़पेपर की खबरें रहती हैं वो आपके समक्ष डेली प्रस्तुत कर दी जाए और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आपको मिल जाया करे, जिसको आप अपने मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए तो आरओ, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और एक खास बात आपके लिए है, सूचना ये है कि आप में से जिन लोगों ने फरवरी महीने का जो कोर्स था, पैकेज था, ज्वाइन कर रखा था, उस पैकेज में एक बात कही गई थी कि लास्ट में वीडियो का जब मतलब महीना एंड होगा, महीने के एंड में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट महीने की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप कंप्लीट महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं और आप कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैंने आपको सूचित कर दिया था कि ये पीडीएफ आपको कब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो पैकेज था, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर पैकेज को परचेज कर सकते हैं। पैकेज परचेज होने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करवा दिया जाएगा और वहां से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी पूरे महीने की, जिसको आप निकाल के प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। मुश्किल से 50 पेज की पीडीएफ होगी। ठीक है, और उसमें खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इंग्लिश की पीडीएफ अलग है, हिंदी की पीडीएफ अलग है। तो इस वजह से बाइलिंगुअल पीडीएफ आप देखेंगे, ये अलग अलग भाषाओं में दोनों पीडीएफ है। तो इससे जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनकी तैयारी भी आसान होगी और इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी तैयारी आसान हो जाएगी। भले ही हमारा ये वीडियो लेक्चर जो होता है वो हिंदी माध्यम में आता है, हिंदी मीडियम में आता है, लेकिन जो हमारे पीडीएफ है और टेस्ट है वो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। और बैच को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो पे चर्चा करते हैं, दिवस देखते हैं 1 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। यहां पर हम बात करें तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। अब वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ठीक, 1 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम क्या है? तो 2025 में थीम की बात कर ले, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा और गारंटी। ये है थीम इस बार का। क्या है थीम? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या और सुरक्षा की गारंटी, ये है इस बार का थीम। ये थीम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का थीम है, 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। अगली खबर क्या है और अगला दिवस क्या है? खबर से पहले दिवस देख लेते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस जो है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूएनएड्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यूएनएड्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और हम बात कर ले यहां पर 2025 के लिए इसका थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम क्या है 2025 के लिए? थीम है वी स्टैंड टुगेदर। क्या है थीम? वी स्टैंड टुगेदर इसका थीम है। और ये थीम याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वी स्टैंड टुगेदर। चलिए खबरों पे बात करें तो पहली खबर क्या है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से? पहली खबर, और आपके एग्जाम में ये पीवाईक्यू पूछा भी जा चुका है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की। तो जन औषधि सप्ताह की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जेपी नड्डा के द्वारा की गई है। और इन्होंने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाई और उसी हरी झंडी के बाद से जन औषधि सप्ताह स्टार्ट हो गया है। और यहां पर जन औषधि सप्ताह के बारे में पॉइंट जो है जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 1 मार्च को, कब? 1 मार्च यानी आज ही, आज दोपहर में जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह, और ये जन औषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से शुरू होगा और 7 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले, दिवस तो आपसे पूछता ही है, जो दिवस होते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दिवस के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सप्ताह होते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट वीक्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यूएन के द्वारा कोई वर्ष घोषित कर दिया कि 2025 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा,
2026 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? या फिर जैसे पोषण सप्ताह होता है, फिर उसके बाद जन औषधि सप्ताह होता है, ठीक है, वैसे ही जो जन औषधि सप्ताह ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे हम बात कर ले, ये कार्यक्रम है जन औषधि सप्ताह का, ये कार्यक्रम बेसिकली देखा जाए तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसको आप पीएम बीजेपी शॉर्ट में कहते हैं, पीएम बीजेपी का हिस्सा है। आगे बात कर ले, इसका उद्देश्य क्या है? जो ये परियोजना है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सस्ती, जेनेरिक और गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर बात करें तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। अब भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 जो है, इसके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा के लिए क्या क्या हो सकते हैं, कहां पर इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा आयोजित किया गया, इसका थीम क्या है, सारी बातों पर अपने इस वीडियो में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने मुंबई में, कहां पर? मुंबई में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। तो यहां पर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये? आईएमसी चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस है 2025 का, इसको आयोजित किया गया था। अब इसका थीम क्या है, विषय क्या है, विषय जान लेते हैं। विषय यहां पर लिखा हुआ है, विकसित भारत 2047 की राह। क्या है? विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। ये आपका थीम है और इस थीम को याद रखिएगा। क्या है थीम? विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। इसी थीम पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था। अब आगे बात कर ले, भारत जो विकसित भारत 2047 की राह है, इसी थीम पर आधारित इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य देखें तो भारत को वैश्विक आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका में रेखांकित करना और इसे एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, कि भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। चलिए अगली खबर पे बात करें, जहान-ए-खुसरो महोत्सव 2025। अब ये जहान-ए-खुसरो महोत्सव 2025 है, इसका आयोजन कब किया गया, कहां पर किया गया, कब से कब तक ये चलेगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करें तो यह महोत्सव सूफी संगीत और संस्कृति की एक भव्य उत्सव है, जो इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती मना रहा है। रजत जयंती सेलिब्रेट कर रहा है जहान-ए-खुसरो महोत्सव। ठीक है, आगे बात करें कहां इसका आयोजन किया गया था तो सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में 28 फरवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 2 मार्च तक संपन्न होगा। 2 मार्च को समाप्त हो जाएगा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि जहान-ए-खुसरो महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शन दे दे, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, आगरा या लखनऊ। आप टिक करके आइएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इस बार ये अपनी 25वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। यहां पर पीएम मोदी सम्मिलित हुए थे, इस वजह से ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें यहां, गौरतलब है कि जहान-ए-खुसरो महोत्सव को 2001 में फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने, किसने? मुजफ्फर अली ने, ठीक है, रूमी फाउंडेशन के तहत शुरू किया था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुजफ्फर अली के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 2001 में। आगे बात करें, यह महोत्सव दुनिया भर में कलाकारों को एक मंच पर लाकर अमीर खुसरो की सूफी विरासत का जश्न मनाता है। यहां पर जो दुनिया भर के कलाकार हैं, उनको जो अमीर खुसरो की सूफी विरासत है उस पर जश्न मनाने के लिए एक मंच पर लेकर आता है और यहां पर दुनिया के विभिन्न कलाकार सम्मिलित होते हैं। और इस बार देखा जाए तो यहां पर 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है जहान-ए-खुसरो महोत्सव का। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर देखें, एलिमाको त्रिपुरा में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र करेगा स्थापित। अब एलिमाको जो है, जो कृत्रिम अंग बनाता है, ठीक है, कृत्रिम अंग बनाता है, एलिमाको अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है पूर्वोत्तर में। और पूर्वोत्तर के किस राज्य में स्थापित करेगा? त्रिपुरा राज्य में स्थापित करेगा। पॉइंट पर चर्चा करें तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिमाको त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के
पूर्वा लक्ष्मी बिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सहायक उपकरणों के निर्माण और सेवा वितरण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए इसकी स्थापना जो एलिमाको के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना पहला सहायक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, कितने रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा? 45 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच और सेवा वितरण के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जो ये एलिमाको की पहल है, इस पहल के द्वारा देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिव्यांगजन जो है और साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक है उनके पहुंच के लिए तथा उनसे सेवा वितरण के लिए देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है। भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन कब किया गया? आज 1 मार्च को ही भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? मंत्री है बीएल वर्मा। बीएल वर्मा कौन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा है। आपके लिए 2 प्रश्न है। ठीक है, आपको यह बताना है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। यहां पर राज्य मंत्री दिया है, लेकिन हमने मंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो मेन मंत्री हैं वो कौन है आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि डॉक्टर माणिक शाह, डॉक्टर माणिक शाह का यहां पर नाम आया तो मैं ऊपर लिख देता हूं। डॉक्टर माणिक शाह के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा गोल्ड मेडल की स्थापना की गई है? बेसिकली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है जो माणिक शाह के नाम पर, ठीक है, माणिक शाह के नाम पर अपने संस्थान का जो दीक्षांत समारोह होता है वहां पर गोल्ड मेडल देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो संस्था का नाम क्या है, किस संस्थान में गोल्ड मेडल की स्थापना की गई है माणिक शाह के नाम पर। ये 2 प्रश्न आपके लिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करें, 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन। अब ये 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका उद्घाटन, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करें अपने इस वीडियो में। तो पॉइंट क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 28 फरवरी को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 9वां जो संस्करण है इस बार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मंत्री हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कहां पर? उड़ीसा के पुरी में उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया उद्घाटन? 28 फरवरी को किया गया। और ये जो आयोजन है 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट, ये 2 दिवसीय है, 2 दिवसीय सम्मेलन है, आज समाप्त हो जाएगा आज। यहां पर बात करें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में सफल स्वास्थ्य पहलों को एवं नवाचारों को प्रस्तुत करना है। देखिए, भारत भर के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य पहल चलाई जाती हैं अलग अलग। ठीक है, विभिन्न स्वास्थ्य पहल चलाई जाती हैं। उन विभिन्न स्वास्थ्य पहलों में जो सबसे सफल पहल है उनको यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो समिट होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट, यहां पर क्या होता है, वो पहल जो सबसे सफल होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, जिससे जो नीति निर्माता, विशेषज्ञ और प्रमुख हितधारक यहां पर सम्मिलित होते हैं उनके लिए एक सीख की तरह वो कार्य करता है। और वो अपने राज्यों में, अपने संस्थानों में जहां पर वो कार्यरत हैं वहां पर जाकर उन पहलों को इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव निकल के सामने आते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में सफल स्वास्थ्य पहलों और नवाचारों को प्रस्तुत करना है। 2 दिवसीय यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहां इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, कहां पर आयोजन किया गया, कब इसका आयोजन किया गया, सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खास खबर क्या है और महत्वपूर्ण है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, इस वजह से आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया का सबसे छोटा पार्क कहां पर है? जापान में। ठीक है, पॉइंट क्या है, जापान में है दुनिया का सबसे छोटा पार्क। चर्चा करें यहां पर, दुनिया का सबसे छोटा पार्क जापान के शिजुओका में है, जो मात्र 372 इंच का है। कितने का इंच का है? 372 इंच का है। हाल ही में इसे
सबसे छोटे पार्क का ताज पहनाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है और ये सबसे छोटे पार्क का नाम पे दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये है छोटा सा पार्क। अब यहां इसकी खासियत जान लेते हैं। नगाईजुमी टाउन हॉल जो शिजुओका जापान में अवस्थित है, तो उसी नगाईजुमी टाउन हॉल में मौजूद पार्क में एक छोटे चट्टान पर बैठने के लिए पत्थर का स्टूल है। देखिए यहां पर आप देखिए, ये छोटा सा चट्टान है और यहीं पर एक पत्थर का स्टूल है। ये पत्थर का बैठने के लिए स्टूल है और स्टूल के चारों ओर घास लगा हुआ है, छोटे छोटे घास लगे हुए हैं। तो वही चीज यहां लिखा है कि एक छोटे चट्टान पर बैठने के लिए पत्थर का स्टूल है और इसके चारों ओर एक छोटी सी घास लगी हुई है। ठीक है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा कहा गया है कि इससे पहले दुनिया के सबसे छोटे पार्क का खिताब किसके नाम था? तो दुनिया के सबसे छोटे पार्क का जो नाम था, खिताब है, वो पोर्टलैंड एरिगोना के नाम था। पोर्टलैंड के नाम पर था और ये पोर्टलैंड जो है ये दुनिया का सबसे छोटा पार्क के रूप में विख्यात था। लेकिन अब दुनिया का सबसे छोटा पार्क कौन है? तो नगाईजुमी टाउन हॉल जो कहां पर पड़ता है? शिजुओका जापान में पड़ता है। शिजुओका एक क्षेत्र है, शिजुओका क्षेत्र जापान में पड़ता है और वहीं पर अवस्थित है ये छोटा सा पार्क। कितने इंच का है? मात्र 372 इंच का है। ठीक है। अब इसको ये खिताब प्रदान कर दिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर लिया गया। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर देखें। विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रोनाल्ड ड्रैपर का निधन हो गया है। अब रोनाल्ड ड्रैपर का निधन हो गया है। यहां पर पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स की चर्चा कर ले। विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रोनाल्ड ड्रैपर, यहां ड्रैपर होगा, रोनाल्ड ड्रैपर का निधन हो गया है। उनकी आयु कितनी थी? तो 98 वर्ष और 63 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। कितने दिन की? 98 वर्ष 63 दिन की आयु में इनका निधन हो गया और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है? 96 वर्ष इनकी अवस्था है। ठीक, 96 वर्ष अवस्था है नील हार्वे। नील हार्वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है जो अब देखा जाए तो सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर है। ठीक है। अब यहां ट्रैपर के बारे में जान लेते हैं। ट्रैपर ने 1950 में दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच बतौर शीर्षक्रम बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में खेला था। यानी कि यहां पर एक चीज आपको पता चलती है कि जो रोनाल्ड ड्रैपर है ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था इन्होंने मैच 1950 में। 2 ही टेस्ट मैच खेले थे। अब आगे बात कर ले। ऑस्ट्रेलिया के 96 वर्षीय नील हार्वे अब सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, कोलकाता में शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया गया है। ठीक है, कोलकाता में किस लिए? जो शहरी बुनियादी ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से $200 मिलियन का ऋण दिया गया है। और ये ऋण किसके द्वारा दिया गया है? इन पॉइंट्स पर चर्चा करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोलकाता में जलवायु और आपदा रोधी सीवरेज और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $200 मिलियन को मंजूरी प्रदान की है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी गई है। कहां पर, किसको दी गई है? कोलकाता को दी गई है। ठीक है, आगे बात कर ले। यह वित्त पोषण कोलकाता नगर निगम सततता, स्वच्छता और स्थिरता परियोजना का हिस्सा है। किसका? कोलकाता नगर निगम जो है, यहां पर एक परियोजना है सततता, स्वच्छता और स्थिरता। ये इनकी परियोजना है कोलकाता नगर निगम की। इसी परियोजना को दिया गया है। आगे बात करें, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बाढ़ और अस्वच्छ परिस्थितियों को कम करना और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य को सुधार करना है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए जो शहरी बाढ़ है और अस्वच्छ परिस्थितियां हैं उनको कम करने के उद्देश्य से ही ये पहल लॉन्च की गई थी कोलकाता नगर निगम के द्वारा। नाम क्या है? सततता, स्वच्छता और स्थिरता। ठीक है, और इसी पहल को $200 मिलियन का ऋण दिया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। चलिए, अगली खबर क्या है? उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12। ठीक है, अब ये पेशेंट इन बेड नंबर 12 किसका उपन्यास है? ठीक है, और इसको कौन से फेस्टिवल का अवार्ड दिया गया है? तो यहां पर देखा जाए, उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए बनारस लिट फेस्ट अवार्ड। ठीक है, अभी ये अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया है ये जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक और लेखक राजकमल झा जो है, ये इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक और लेखक है। देखा जाए तो इनको नई दिल्ली में आयोजित बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड
प्रदान किया गया, इन्होंने जीता है। यह किताब समकालीन भारत की सामाजिक वास्तविकताओं की गहन जांच करता है। जो ये किताब है, ये किताब क्या करता है, ये समकालीन भारत की सामाजिक वास्तविकताओं की गहन जांच पर आधारित है। और ये किताब का नाम क्या है, ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में या तो नाम डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, अवार्ड या तो पूछेगा या तो नाम पूछ लेगा कि ये किताब जो है इसके लेखक कौन है। तो किताब का नाम याद रखना, द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ये है किताब का नाम। ठीक है, द पेशेंट इन बेड नंबर 12 किताब का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है, राजकमल झा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राजकमल झा के द्वारा लिखा गया है। अगली पॉइंट देखें, अगला पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस 2025, यहां पर बात करें, शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, जो गरिमा, समानता और समावेश को बढ़ावा देता है। किसको, गरिमा, समानता और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। पहली बार कब मनाया गया, 2014 में शुरू किया गया। किसके द्वारा, यूएनएड्स के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे हम बात करें, विश्व नहीं, शून्य भेदभाव दिवस है। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या है, वी स्टैंड टुगेदर। क्या है थीम, वी स्टैंड टुगेदर इसका थीम है, जो एचआईवी प्रतिक्रिया और वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों को बनाए रखने में समुदाय नेतृत्व पहलों की पहल को दर्शाता है। ठीक है, जो सामुदायिक नेतृत्व की महत्वता है उसको दर्शाता है। और इसका थीम वी स्टैंड टुगेदर, यानी कि हम एक साथ है। ठीक है, हम एक साथ खड़े, वी स्टैंड टुगेदर। चलो, तो यहां पर ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया। कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। चलो, अगली खबर क्या है, पासपोर्ट नियमों में संशोधन कर दिया गया। जो पासपोर्ट नियम होते थे, उन पासपोर्ट नियमों में संशोधन कर दिया गया है। पॉइंट्स पर चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा होने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपायुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि के लिए एकमात्र प्रमाण पत्र होंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो बच्चा 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुआ है, उसके लिए देखा जाए तो पासपोर्ट आवेदन करने के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र होगा वो क्या होगा, उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा जो जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है, वही जन्म तिथि के लिए एकमात्र प्रमाण पत्र होगा। आगे बात करें, नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो नियम परिवर्तित किए गए हैं, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली कथन कारण में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कथन कारण में ये नियम आपसे पूछ सकता है, तो इस वजह से ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो पासपोर्ट नियम था, कौन से नियम में संशोधन किया गया, इस संशोधन किस नियम में किया गया, ये भी याद रखिएगा। डेट याद रखिएगा, जो डेडलाइन रखी गई है, क्या रखी गई है, 1 अक्टूबर 2023 रखी गई डेडलाइन पासपोर्ट नियमों में। चलो, आज के इसी वीडियो पर आधारित आज के लिए कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। महंगी दवाओं की बिक्री को बढ़ाना, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं को उपलब्ध कराना, केवल सरकारी अस्पतालों में दवाएं वितरित करना और निजी दवा कंपनियों को बढ़ावा देना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। कथन 2 कह रहा है, शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है, हेल्थ फॉर ऑल। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोलकाता में किस उद्देश्य से 200 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। किस उद्देश्य से 200 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, सड़कों के निर्माण के लिए, जलवायु और आपदा रोधी सीवरेज और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, मेट्रो रेल के विस्तार के लिए, या औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए। किस लिए किया है यह आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। दुनिया के सबसे छोटे पार्क जापान के शिजुओका में स्थित है, जिसका आकार मात्र 372 इंच है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है, इससे पहले दुनिया के सबसे छोटे पार्क पोर्टलैंड ओरेगोन में था, लेकिन अब यह खिताब जापान के पास है। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प दोनों कथन में सही है। ठीक है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, चलिए
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 कह रहा है 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 28 फरवरी को उड़ीसा के पुरी में किया था। दूसरा कथन कह रहा है इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य संबंधी सफल पहलों और नवाचारों को प्रस्तुत करना है। अब आपको बताना है कौन कौन सा विकल्प यहां पर सही है, पहला कथन और दोनों कथन में कौन कौन से कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, ना तो कथन 1 सही है ना ही कथन 2 सही है। ठीक है, तो यहां पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ पीपीटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, जो कंप्लीट पीडीएफ है फरवरी महीने का, वो फरवरी महीने का कंप्लीट पीडीएफ आपको मंगलवार तक शेयर कर दिया जाएगा। आज शनिवार है, कल संडे है, संडे ऑफ रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ही सोमवार को, जब सोमवार को वीडियो आएगा तो सोमवार को 2 मार्च का और 3 मार्च का एक साथ वीडियो आएगा। और उस दिन जो कंप्लीट पीडीएफ 1 मार्च की है और 2 और 3 मार्च की है वो उसको शेयर कर दी जाएगी। साथ साथ 3 मार्च के दिन आपको कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी कम्युनिटी में। और उस कम्युनिटी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पीपीटी टेस्ट इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और किस प्रकार से इसको बाई करना है और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उन सारी चीजों को मैं पहले बताऊंगा। उससे पहले हम बता देते हैं जो हमारा पैकेज है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर वीडियो पैकेज, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। ये 2025 के पैकेज की बात की जा रही है, फरवरी 2025 के। यहां पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। ऐप पर डेली रिवीजन के लिए क्लास पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। ऐप पर डेली करंट अफेयर टेस्ट होते हैं, यहां पर 10 एमसीक्यू टेस्ट ऐप पर डे होता है। ठीक है, महीने के अंत में बेस्ट 200 एमसीक्यू ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ टेस्ट हो जाता है। और प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अलग से एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई गई है। अगर आप इस पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है। कम्युनिटी में आप ज्वाइन करने के लिए जैसे आप पैकेज खरीदते हैं, पैकेज खरीदने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और वहां से जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो हमारे सहयोगी है वो आपको एक व्हाट्सएप लिंक भेजेंगे आपके नंबर पर और वहां से आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पर, ठीक है। जब आप गूगल खोलेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा SSGCP, SSGCP यानी कि समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, शॉर्ट में सर्च करिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे हमारा होम पेज खुल जाएगा, क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको आना कहां पर है, वीडियो लेक्चर में आना है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, करंट क्विज, करंट न्यूज, ऑनलाइन क्विज, बुक, ई बुक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, पैकेज, कोर्स, वीडियो लेक्चर। आपको आना है वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर में जैसे आप क्लिक करेंगे और यहां पर वीडियो लेक्चर पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा करंट अफेयर वीडियो बैच। ठीक है, करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहां पर क्लिक करने के बाद ये पैकेज आपका खुल जाएगा। और पैकेज खुलने के साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं डेली आपको वीडियो और ये जो क्लास पीपीटी होती है, पिक्टोरियल पीपीटी आपको यहां पर डेली मिलती है। और उसके बाद अगर देखा जाए 14 फरवरी से लगातार टेस्ट भी यहां पर लगना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 14 फरवरी से देखा जाए तो लगातार टेस्ट लगना स्टार्ट हो गए। 22 फरवरी तक यहाँ देखिए वीडियो भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी लगी हुई है, साथ में 10 क्वेश्चन के जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं वैसे आपके यहाँ पर वीडियो चलते हैं। क्लास पीपीटी आप देख ही रहे हैं, क्लास पीपीटी वहां चलती है लगातार। ठीक है, टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपकी रैंकिंग, अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, बाई करने के लिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बाई नाउ, बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद मूल्य जो है यहाँ पर ये 25 रुपए दिखाएगा, लेकिन उसके बगल में वहीं पर एक बॉक्स लिखा होगा, कॉइन का बॉक्स लगा हो, उस कॉइन के बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मूल्य आपका घट के हो जाएगा कितना, 18 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 18 रुपए आपको प्रोसीड टू पे करना है और 18 रुपए पे करने के बाद आपको घटना चक्र के द्वारा इतनी सुविधाएं आपको तुरंत प्रदान कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सुविधाएं अगर आप लेना चाहते हैं आप हमारे इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप नव्य धारा बैच में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं नव्य धारा बैच में आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। ये पैकेज नव्य धारा बैच वाले लोगों के लिए मुफ्त है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत महत्वपूर्ण था आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक आपका कुछ है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और
अगर आप जुड़ते हैं पैकेज से तो पर्सनली आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कोई सवाल वगैरह हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक कम्युनिटी जो बनी हुई है उस कम्युनिटी में मैं ऑलरेडी उपलब्ध हूं, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।